इस चित्र में एक अंधा व्यक्ति गेहूं पीस रहा है और कुत्ता आटा खा रहा है। इसका अर्थ है कि यदि किसी दूरदृष्टिहीन व्यक्ति को राज्य का भार सौंपा जाए तो राज्य के शत्रु बड़ी ही सरलता से उसके प्रजा का शोषण कर अनुचित लाभ ले सकते हैं। उत्तम पुत्र सुधाकर, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब दूसरे चित्र के बारे में, इस चित्र में क्या अर्थ छुपा है? सुंदरबन राज्य के महाराज विजयवीर बहुत चिंता में होते हैं। तभी पिताश्री, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। क्या बताऊं बेटी, चिंता में तो बेटी मैं अब वृद्ध हो रहा हूँ। मेरे बाद हमारे इस राज्य का भार कौन उठाएगा? कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी? पिताश्री, आपको पुत्र नहीं है, इस बात से आप दुखी हो गए हैं? नहीं पुत्री, मैं दुखी नहीं हूँ। बेटी तो सद्भाग्य से प्राप्त होती है, परंतु मुझे अपने राज्य की चिंता है। तुम तो विवाह करके अपने घर चली जाओगे। मेरे बाद इस राज्य का कार्यभार किसी को तो उठाना ही होगा ना। आपकी चिंता उचित है पिताश्री, परंतु अब आप क्या कर सकते हैं? यही तो चिंता है बेटा। एक तो उस पड़ोसी राज्य का राजकुमार श्याम सुंदर तुमसे विवाह करके हमारे राज्य को हड़पना चाहता है। उसने कई बार पहले भी मुझे चेतावनी दी है कि यदि मैंने तुम्हारा विवाह उससे नहीं करवाया तो हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा। परंतु वो अज्ञानी और अधर्मी है, अपनी प्रजा से प्रेम नहीं करता, प्रजा के सुख में अपना सुख नहीं देखता, बल्कि प्रजा को सुख प्राप्त करने का साधन समझता है। ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हारा विवाह उससे नहीं कराऊंगा। तुम्हारे लिए मुझे ऐसा वर चाहिए जो धर्मपरायण हो और ज्ञान का भंडार हो। राजनीति में कई बार ऐसा अवसर आता है कि कुछ गुप्त बातों को केवल अपनी बुद्धि से समझना पड़ता है। इसलिए वो ऐसा होना चाहिए जो बात के पीछे छिपी हुई हर बात को समझ सके। दोनों बातें कर रहे थे, तभी पड़ोसी राज्य का राजकुमार श्याम सुंदर वहाँ आता है। अरे वाह, मेरी भावी पत्नी और उसके पिताजी का प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है। मैं बिल्कुल सही समय पर आया। पुत्री, तुम अपने कक्ष में चली जाओ, इससे मैं बात करता हूं। राजकुमार श्याम सुंदर, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? क्या प्रयोजन है तुम्हारा आज फिर यहाँ आने का? इसमें कष्ट कैसा महाराज? ये तो मेरा होने वाला ससुराल है। अब मैं यहाँ तो कभी भी आ जा सकता हूँ। तुम जैसा कह रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी अपनी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं करवाऊंगा और ये तुम भी जानते हो। महाराज, आपको तो पता है कि यदि आपने मेरा विवाह राजकुमारी भानुमति से नहीं करवाया तो मैं आपके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। हाँ पता है, मैंने यदि अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाया तब भी तुम मेरा राज्य हड़प लोगे। तुम मेरी पुत्री से विवाह इसी कारण करना चाहते हो क्योंकि तुम मेरा राज्य अपने राज्य से जोड़कर अपने राज्य की सीमा बढ़ा सको। अर्थात आपको मेरी योजना के बारे में पहले से ही पता है। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया है तो आप शीघ्र ही मेरा विवाह आपकी पुत्री से करवा दीजिए। महाराज विजयवीर, आपका कोई पुत्र नहीं है। आपके बाद आपका उत्तराधिकारी तो आपका जमाई ही बनेगा। आप किसी के साथ तो आपकी पुत्री का विवाह करेंगे, तो मैं क्यों नहीं? मैं शीघ्र ही बारात लेकर आपके राज्य में विवाह करने आऊंगा। आप विवाह के आयोजन के लिए सज रहना। राजकुमार श्याम सुंदर, आपका घमंड ये शब्द बोल रहा है, परंतु याद रखो तुम्हारा ये अति आत्मविश्वास एक दिन अवश्य टूटेगा। तुम मेरी पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाओगे। मेरा जमाई तो एक ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही बनेगा। महाराज विजयपुर की बात सुनकर
राजकुमार श्याम सुंदर क्रोधित होकर चला जाता है। राजकुमार श्याम सुंदर की बात सुनकर महाराज विजयवीर और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। वो चिंता से एक वन में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मुनिवर मिलते हैं। प्रणाम मुनिवर। राजन, आपका मुख देखकर प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसी क्या समस्या है आपके सामने जिसका निवारण करना आपके लिए कठिन हो गया है? क्या बताऊं मुनिवर, मुझे अपने राज्य की बहुत चिंता हो रही है। मेरा कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक पुत्री है। वो तो विवाह करके चली जाएगी, फिर मेरा उत्तराधिकारी बनकर मेरे राज्य का भार कौन उठाएगा? मेरे पड़ोसी राज्य का अधर्मी राजकुमार मेरी पुत्री से विवाह करके मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उसने मुझे चेतावनी दी है कि यदि मैंने मेरी पुत्री का विवाह उससे नहीं करवाया तो वो राज्य पर आक्रमण कर देगा। इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूं मैं मुनिवर। समस्या तो है, परंतु राजन, जहां समस्या उत्पन्न होती है वहां उसका समाधान भी होता है। तुम्हें पुत्र नहीं है, परंतु शास्त्र में लिखा है कि यदि किसी को पुत्र ना हो तो उसका जमाई उसके पुत्र के स्थान पर होता है। तुम अपनी पुत्री का विवाह जिस वर के साथ करोगे वही तुम्हारा उत्तराधिकारी बन सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है मुनिवर? हाँ राजन, तुम अपनी पुत्री के लिए उचित वर की खोज करो और अपने जमाई को अपना उत्तराधिकारी बनाओ। हाँ मुनिवर, परंतु मुझे एक ऐसा व्यक्ति जमाई के रूप में चाहिए जो सर्वज्ञानी है। इसलिए मैं अपने पुत्री का स्वयंवर करना चाहता हूं। स्वयंवर में ऐसी प्रतियोगिता रखूंगा कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही उसे जीत पाएगा। नहीं राजा, प्रतियोगिता तो कोई योद्धा जीत सकता है। तुम्हें यदि किसी ज्ञानी की तलाश है तो तुम्हें स्वयंवर में उनके लिए कुछ प्रश्न पूछने होंगे जिनके उत्तर सामान्य न हो। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। राजन, तुम्हें स्वयंवर में ऐसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछने होंगे जिनका उत्तर तुम्हें सरलता से देना मुश्किल हो। उन प्रश्नों में छिपे ज्ञान को उन्हें पहचान कर तुम्हें बताना होगा। विचित्र प्रश्न? परंतु मुनिवर, मैं उन्हें कौन से विचित्र प्रश्न पूछूं? मेरे ध्यान में तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं है। जो विचित्र हो उसके विषय में विचार करना होगा। मुनिवर, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। आप तो बहुत ज्ञानी हैं। यदि आप ही स्वयंवर में आकर वहां उपस्थित राजकुमार से 4 विचित्र प्रश्न पूछेंगे तो मुझे उचित राजकुमार का चयन करने में आसानी होगी। उचित है, आप स्वयंवर का आयोजन कीजिए। मैं समय पर अपने 4 विचित्र प्रश्न लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद महाराज विजयवीर अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर का आयोजन किया है महाराज विजयवीर ने। कोई बात नहीं, इस पूरे स्वयंवर में मेरे जितना समर्थ और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए मैं स्वयंवर अवश्य ही जीतूंगा और राजकुमारी भानुमति से विवाह करके सुंदरबन को अपने राज्य का हिस्सा बना लूंगा। दूर दूर के राजा और युवराजों को स्वयंवर का निमंत्रण दिया जाता है। स्वयंवर के दिन राजकुमार श्याम सुंदर भी आता है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए यहाँ आए सभी राजकुमारों और युवराजों का मैं स्वागत करता हूँ। जो भी इस स्वयंवर को जीतेगा उसी के गले में राजकुमारी भानुमति वरमाला पहनाएगी। इसमें इतनी क्या समस्या है महाराज विजयवीर? मेरे जैसे समर्थ योद्धा के होते हुए राजकुमारी को किसी और के गले में वरमाला डालने की क्या आवश्यकता है? ये स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा।
अपने आत्मविश्वास के अश्व को थोड़ा बांध कर रखिए राजकुमार श्याम सुंदर। कहीं ऐसा न हो कि ये प्रतियोगिता का स्वरूप सुनकर आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए। तभी वहाँ मुनिवर आते हैं। उनके हाथ में कुछ चित्र होते हैं। राजकुमारों, यहाँ पर 4 चित्र रखे हैं। आपको उन चित्रों को देखकर उनका अर्थ बताना है। ये क्या उपहास है महाराज विजयवीर? ये चित्र रखकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? स्वयंवर में तो मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है। ये सब क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा था राजकुमार श्याम सुंदर कि अपने आत्मविश्वास पर थोड़ा बांध लगाइए। अब मुनिवर आप सबसे इन चित्रों के माध्यम से 4 प्रश्न पूछेंगे। जो भी राजकुमार उन प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुनिवर बोलने लगते हैं। राजकुमार, ये जो पहला चित्र है, इसमें एक अंधा व्यक्ति गेहूं पिस रहा है। जो आटा बाहर आ रहा है वो एक कुत्ता खा रहा है। इसका अर्थ क्या है? दूसरे चित्र में 4 व्यक्ति एक दूसरे के घर में अपने घर का कूड़ा फेंक रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? तीसरे चित्र में 2 रेखाएं नजर आ रही हैं। एक नीचे से ऊपर जाकर फिर नीचे आ रही है और उसके विरुद्ध दूसरी ऊपर से नीचे जाकर फिर नीचे जा रही है, जिस पर 2 मनुष्य बैठे। आप सभी को इसका अर्थ क्या है वो बताना है। और सबसे अंत में गुड़ की डली रखी हुई है, जिस पर कई सारी मक्खियां मंडरा रही हैं। इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। एक एक करके राजकुमार यहाँ चित्र के नजदीक आकर चित्र का परीक्षण करके इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ये कैसा विचित्र सवाल है मुनिवर? विचित्र है, परंतु यही स्वयंवर की प्रतियोगिता है राजकुमार। यदि आप में इन प्रश्नों के उत्तर देने की बुद्धि हो तो आप इनके उत्तर दीजिए। एक एक करके राजकुमार उन चित्रों को नजदीक जाकर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। श्याम सुंदर पहले चित्र के पास जाकर, ये कैसा चित्र है महाराज? एक अंधे को यदि आटा पीसने को कहा जाए तो कुत्ता तो आकर उसे खाएगा ही। इसमें क्या अजीब है? ये दूसरा चित्र, इसमें सब लोग एक दूसरे के घर में कूड़ा फेंक रहे हैं। इसका अर्थ हो सकता है यही कि अपना घर स्वच्छ रखने के लिए दूसरों का घर हमें खराब नहीं करना चाहिए। ये आपका तीसरा चित्र, इसमें ये 2 रेखाएं हैं जिस पर 2 मनुष्य बैठे हैं। इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ये चित्र तो पूरी तरह से अर्थहीन है। और इस चौथे चित्र में गुड़ रखा है। अब यदि गुड़ को ऐसे खुला रखा जाएगा तो उस पर मक्खियां बैठती ही हैं। इन चित्रों में ऐसा क्या विशेष है? नहीं राजकुमार, आपने इन चित्रों का सही अर्थ नहीं बताया है। मैंने बहुत दिन अभ्यास करके ये चित्र बनाए, पर इन सभी चित्रों के अर्थ हैं, परंतु आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप इन चित्रों के सही अर्थ को पहचान पाए। मुनिवर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं राजकुमार, मैं केवल आपको दर्पण दिखा सकता हूँ। राजकुमार श्याम सुंदर, आप मुनिवर से इस किस भाषा का प्रयोग करके बात कर रहे हैं? आप विजेता नहीं बन पाए, इसमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बहुत देर हो जाती है, परंतु कोई भी राजकुमार मुनिवर द्वारा पूछे गए विचित्र सवालों के जवाब नहीं दे पाता। राजकुमारी भानुमति और महाराज विजयवीर को अब बहुत चिंता होने लगती है। पिताश्री, अब तक कोई भी राजकुमार प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। यदि आप कोई भी स्वयंवर में विजय नहीं हो पाया तो मेरा स्वयंवर अपूर्ण रह जाएगा और फिर आगे कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा। मुझे दुर्भाग्यवश उस कपटी श्याम सुंदर से विवाह करना पड़ेगा। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं होगा। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा।
इस विशाल राज्य में कोई तो ऐसा होगा जो इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। मुनिवर, अब हम क्या करें? सभी राजकुमार पराजित हो गए। राजन, तुम्हारा होने वाला जमाई एक राजकुमार हो ये आवश्यक तो नहीं है। कोई सामान्य युवक भी तो बुद्धिमान हो सकता है। आप अपनी प्रजा में घोषणा करवा दीजिए कि कोई भी बुद्धिमान युवक नगर में स्वयंवर में सम्मिलित हो सकता है। मुनिवर की आज्ञा अनुसार महाराज विजयवीर राज्य में घोषणा करवाते हैं। राजकुमारी से विवाह करने के लालच से बहुत युवान आकर चित्रों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। फिर एक सुधाकर नाम का भेड़ बकरियां पालने वाला युवान वहां आता है। असल में उसकी एक बकरी भागकर राजमहल में आई थी। उसे खोजने के लिए सुधाकर वहां आया था। ये देखकर विजयवीर उसे चित्र के सामने जाने को कहते हैं। युवान, आओ और इन चित्रों के अर्थ बताओ। सुधाकर पहले चित्र के पास जाता है। सुधाकर चित्रों को देखता है। महाराज, इस चित्र में एक अंधा व्यक्ति गेहूं पीस रहा है और कुत्ता आटा खा रहा है। इसका अर्थ है कि यदि किसी दूरदृष्टिहीन व्यक्ति को राज्य का भार सौंपा जाए तो राज्य के शत्रु बड़ी ही सरलता से उसके प्रजा का शोषण कर अनुचित लाभ ले सकते हैं। इसलिए सिंहासन पर सदा ही उस व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो पूरी सजगता से राज्य चला सके। उत्तम पुत्र सुधाकर, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब दूसरे चित्र के बारे में बताओ। इस चित्र में क्या अर्थ छुपा है? मुनिवर, इस चित्र में ये 4 लोग अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में फेंक रहे हैं। पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के और फिर चौथा पहले के। इसका अर्थ है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमारे पास जरूर वापस आते हैं। इसलिए हमें सदा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा। अद्भुत पुत्र, तुमने सही उत्तर दिया है। अब तीसरे चित्र का अर्थ बताओ। मुनिवर, इस चित्र में जो ऊपर की रेखा है जो नीचे से ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, इसका अर्थ है हमें युवा काल में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम अपना बुढ़ापा आसानी से जी सकते हैं। और नीचे की रेखा नीचे से ऊपर जा रही, इसका अर्थ है कि यदि हमें युवा काल में मेहनत नहीं की तो हमारा बुढ़ापा काटने के लिए हमें बहुत श्रम करने पड़ते हैं, जो कि हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण आप में उतनी शक्ति नहीं होती। पुत्र, तुमने इस सवाल का जवाब भी सही दिया है। एक ही चित्र बाकी है। मुझे विश्वास है कि उसका उत्तर भी तुम सही दोगे। मुनिवर, इस चित्र में जो गुड़ की डली है उसके आसपास काफी मक्खियां घूम रही हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास जब तक धन हो, उसके पास प्रसिद्धि हो, तब तक उसके पास लोगों का आना जाना रहता है। जब उसके पास धन समाप्त हो जाता है तब सब उससे मुंह फेर लेते हैं और गुड़ समाप्त होने पर मक्खियां किसी दूसरे गुड़ की तलाश में चली जाती हैं। अर्थात मनुष्य का धन संचय यदि समाप्त हो जाए तो स्वार्थ से भरे लोग भी उससे दूर चले जाते हैं। अद्भुत पुत्र, तुमने बहुत कमाल की प्रतिभा है। राजन, इस युवक सुधाकर ने हमारे चारों विचित्र प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यही आपका उत्तराधिकारी बनने के लिए पूर्णतः योग्य है। आपको राजकुमारी का विवाह इसी से करवाना चाहिए। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ विवाह करने नहीं आया था। मैं तो एक सामान्य भेड़ बकरी पालने वाला गरीब मनुष्य हूँ। मैं राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकता हूँ? मेरी एक बकरी गलती से राजमहल में आई थी। मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया था। महाराज ने मुझे उन चित्रों में छुपे सवालों के उत्तर देने को कहा, इसलिए मैंने प्रयास किया। राजकुमारी से विवाह करने का मेरा कोई आशय नहीं था। सुधाकर, तुम सत्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। मुझे अपने राज्य का भार सौंपने के लिए तुम जैसे एक युवान की ही खोज थी। तुम यदि मेरी पुत्री से विवाह करके मेरे जमाई बन जाते हो तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। परंतु महाराज, मुझे राजपाट के विषय में कुछ भी नहीं पता। राज्य चलाने के लिए युद्ध कौशल की भी जरूरत होती है।
राजनीति का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मुझे ये कुछ भी नहीं आता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा पुत्र, तुम केवल मेरी पुत्र से विवाह करने के लिए स्वीकृति दे दो। मुनिवर और महाराज विजयवीर के अनुरोध का मान रखते हुए सुधाकर राजकुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कह देता है। मुनिवर के आशीर्वाद से राजकुमारी भानुमति और सुधाकर का विवाह हो जाता है। महाराज विजयवीर सुधाकर को सभी आवश्यक विद्याएं सिखा देते हैं। कुछ समय के पश्चात महाराज विजयवीर सुधाकर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। सामान्य सुधाकर को राजा बना हुआ देखकर प्रजा भी प्रसन्न हो जाती है। जो 4 सवाल सभी को विचित्र लग रहे थे, वही विचित्र सवाल सुधाकर को राज्य का राजा बना देते हैं।